जिंदगी में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सक्सेस कॉन्शियस होते हैं, जो फेलियर को अलाउ करते हैं अपने माइंड में कॉन्शियसली होने के लिए। वो हमेशा फेलियर को अट्रैक्ट करते हैं। आज मैं इस बुक द थिंक एंड ग्रो रिच से आपको 13 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूं जिनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके रिच बन सकते हो। रिच का मतलब केवल फाइनेंशियली रिच का नहीं होता। रिच का मतलब होता है आप सोशली भी रिच हो, अपने हेल्थ वाइज भी रिच हो, अपने नॉलेज वाइज भी रिच हो, अपने विजडम वाइज भी रिच हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और 13 वो प्रिंसिपल जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और रिच बन सकते हो। थिंक एंड ग्रो रिच बुक ऑथर नेपोलियन हिल ने 1937 में पब्लिश करी। ये बुक उस टाइम पे वर्ल्ड के सामने आई जिस टाइम पे पूरा विश्व 1930 की ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। इस बुक में उन्होंने 500 वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज का इंटरव्यू किया, उनकी पर्सनालिटीज को एनालिसिस करा और उनमें से 13 ऐसे प्रिंसिपल्स हमारे सामने शेयर किए हैं जिनको यूज करके हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम रिच बन सकते हैं। पहला प्रिंसिपल जो आपको सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर का होना। ज्यादातर लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं विश और डिजायर में। विश वो चीज है जो इजीली चेंज हो जाती है। जैसे कि हम छोटे में थे उस टाइम हम विश करते थे कि हमारे पास एक लग्जरियस कार हो या फिर वो बड़े होके एक पायलट बने। बट ओवर अ टाइम लाइफ के सर्कमस्टांसेस, लाइफ के चैलेंजेस को देख के वो विश चेंज होती रहती है कि अब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बट एक स्ट्रॉन्ग डिजायर वो डिजायर है जहां पे आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप अपने उस गोल को लिमिट ना करें। अगर आपको सक्सेसफुल होना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो डिजायर है वो काफी स्ट्रांग हो। तो हम डिजायर को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? तो डिजायर को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो उस चीज के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उस डिजायर को वेरी स्पेसिफिकली लिख दो। अगर आपको मनी एक्वायर करना है या फिर आपको रिच बनना है तो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि आपको कितने मिलियंस डॉलर चाहिए या फिर कितने लाख करोड़ जो भी है उस अमाउंट को स्पेसिफिकली लिखना है। उसके बाद जो सेकंड चीज है कि आप जब स्पेसिफिकली लिख लिया उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि आप उस चीज के बदले क्या चीज देने वाले हो। अगर आपको मनी अर्न करना है तो आप उस चीज के लिए कैसे अर्न करोगे। मे बी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, मे बी आप अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हो, मे बी आप कहीं जॉब कर सकते हो। तो उस चीज को आपको स्पेसिफिकली लिखना है कि पहले आपको कितनी अमाउंट मनी चाहिए या फिर अगर आपको हेल्थ इंप्रूव करनी तो आपको कितना वेट करना है अपना, देन कैसे आप उस चीज को करोगे। तीसरी चीज है कि आप उस चीज के लिए एक डेडलाइन निश्चित कर लें। ज्यादातर लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उनके गोल्स डेडलाइन बेस्ड नहीं होते। वो जब कोई चीज डेडलाइन बेस्ड होती है तो हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं आता है और जब माइंड में प्रेशर नहीं आता तो माइंड प्रॉपरली काम नहीं करता है। फोर्थ है कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाए उस चीज के लिए, कैसे आप उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड फिफ्थ कि अगर आपको उस डिजायर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको इस डिजायर को कंटिन्यूअसली रिपीट करना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर, क्योंकि हमारा माइंड वो चीज है जो उस चीजों को कंसीव करता है, उन चीजों को फिजिकल वर्ल्ड में लाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो ये बुक हमें बताती है वो है हैव अ फेथ ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने डिजायर को, अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग डिजायर तो करते हैं, वो चाहते तो हैं बहुत कुछ, इच्छाएं उनके मन में बहुत सारी होती हैं, बट उनका खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, उनको अपने ऊपर फेथ नहीं होता है। तो हम फेथ कैसे डेवलप कर सकते हैं? फेथ डेवलप करने के लिए बुक में एक बहुत ही इजी टेक्निक बताई है जिसे कहते हैं ऑटो सजेशन। तो जो तीसरा प्रिंसिपल ये बुक हमें बताती है वो है ऑटो सजेशन। कैसे हम ऑटो सजेशन को यूज करके अपनी डिजायर को स्ट्रांग बना सकते हैं, उसको फेथ से बैक कर सकते हैं। आपको वही चीज मिलती है जिसको आप चाहते ही चाहते हो, आपको वो चीज कभी नहीं मिलती जिसको आप बस चाहते हो। तो अपनी डिजायर को स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए ऑटो सजेशन का हमें यूज करना पड़ेगा। ऑटो सजेशन एक प्रिंसिपल है कि जिससे कि हम अपने माइंड के अंदर अपनी डिजायर को सबकॉन्शियस माइंड तक डीपली डाल देते हैं। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं रिपीटेशंस का। जैसे कि आप लोगों ने देखोगे जब भी आप कार ड्राइव कर रहे थे पहली बार, जब पहली बार सीख रहे थे तो उस टाइम पे आपने सब चीज कॉन्शियसली किया होगा। आपने जब क्लच को संभालना स्टार्ट किया होगा वो कॉन्शियसली किया होगा, जब आपने गियर चेंज करा होगा तो आपने कॉन्शियसली किया होगा। बट ओवर अ टाइम रिपीटेशन के बाद वो चीजें ऑटोमेटिकली होती है, उस चीज के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो वैसे ही आपको अपने डिजायर को इतने रिपीटेशन के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा जहां पे वो डिजायर ऑटोमेटिकली आपके अंदर आए। जब एक डिजायर आपके अंदर ऑटोमेटिकली आती है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अपने गोल्स की तरफ सोचना स्टार्ट करता है,
वो हर जगह उन्हीं चीजों को देखना स्टार्ट करता है। जैसे कि हम हिंदी मूवीज में देखते हैं कि जब कोई प्यार में पागल हो जाता है तो उसको हर जगह वही लड़की नजर आती है। सेम चीज जब आपके अंदर वैसी डिजायर आएगी कि आपको अपनी डिजायर हर जगह दिखेगी, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। बट केवल डिजायर से ही सक्सेस अचीव नहीं हो पाएगी, उस चीज के लिए हमें आगे वाले प्रिंसिपल्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे। चौथा प्रिंसिपल जो हमें सक्सेस अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है स्पेशलाइजेशन नॉलेज। नॉलेज दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल नॉलेज जो कि एक सामाजिक ज्ञान हुआ, दूसरा होता है स्पेसिफिक नॉलेज। अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत जरूरी होगा उस चीज का। जैसे कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था कि कैसे हम अपनी डिजायर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो जो स्टेप नंबर सेकंड था कि क्या चीज आप उसके बदले देने वाले हो, तो आपको उस फील्ड के रिलेटेड स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है तो आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको उन लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा जिनके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज है। इसके लिए एग्जांपल जैसे मुझे यूट्यूब पे के जरिए अर्निंग करनी है या फिर कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करना है, तो उस चीज के लिए मुझे सीखना पड़ेगा कि मुझे यूट्यूब की वीडियो कैसे एडिट करनी है, कैसे यूट्यूब की मार्केटिंग करनी है, कैसे यूट्यूब की एल्गोरिथम काम करती है। अगर वो चीज मुझे नहीं आती है तो मुझे उन चीजों के लिए उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जिनको वो चीज आती है। पांचवा प्रिंसिपल जो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूजिंग योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन दो टाइप्स की होती है, पहली सिंथेटिक इमेजिनेशन, दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन है जहां पे हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो पहले से ही नॉलेज है, उसी को यूज करके कुछ नई चीज बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि हम एंड्रॉयड मोबाइल है, वो हर बार कुछ चीजें अपडेट करते हैं खुद के अंदर और कुछ नई चीज क्रिएट करते हैं। वहीं क्रिएटिव इमेजिनेशन वो चीज है जहां पे हम कुछ नई चीज इन्वेंट करते हैं। जैसे कि थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था, हेनरी फोर्ड ने कार्स का इन्वेंशन किया था, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन्स का इन्वेंशन किया था। तो ये कुछ एग्जांपल्स है क्रिएटिव इमेजिनेशन के। जब हम क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करते हैं तो हमारे अंदर नए नए थॉट्स आते हैं जिनसे कि हम वो चीजें जो हमारे स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसको यूज करके कुछ ऐसी चीज क्रिएट करते हैं जहां से कि हम मनी मेकिंग आइडियाज या फिर रिच कैसे बन सकते हैं वो तरीके हम ढूंढते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल जो आपको चाहिए सक्सेस अचीव करने के लिए वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ज्यादातर लोग डिजायर कर लेते हैं, वो इमेजिन भी कर लेते हैं, बट वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं। जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे, ब्लूप्रिंट नहीं बनाओगे अपनी चीजों को करने का, तब तक आप अपनी डिजायर को अचीव नहीं कर पाओगे। और आपको प्लानिंग में इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि आपको जरूरत पड़ेगी उन लोगों की जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज में परफेक्ट है। तो जब भी आप अपनी टीम बनाएं तो उस चीज में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे आपकी टीम में आपस में हार्मनी होनी चाहिए, आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं या फिर जो आपकी टीम है वो आपके ऊपर बिलीव करें, आपके आइडियाज पे बिलीव करें, जो आपके डिजायर है उसको अचीव करने में आपको मोटिवेट करें, आपको एनकरेज करें। मे बी कोई आपका टीम मेंबर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज में अच्छा हो, बट अगर आपके पास हार्मनी नहीं है तो एज अ टीम आप चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे। तो एज अ लीडर आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, करेजियस डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने डिसीजंस की, और आपको बार बार प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप प्लान पहली बार बनाओगे जरूरी नहीं है कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो। अगर आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो आपको उसको रिस्ट्रक्चर करना है, रीअलाइन करना है और उसको बार बार करना है तब तक जब तक आप चीजों को अचीव ना कर पाओ। सेवेंथ प्रिंसिपल जो आपको बिल्कुल नहीं करना है वो है प्रोकास्टिनेशन। ज्यादातर लोग प्लानिंग भी कर लेते हैं बट जब एग्जीक्यूशन करने की टाइम आती है तो उस टाइम पे वो चीजों को टालते हैं कि मैं इस चीज को बाद में करूंगा, मैं इस चीज को कल करूंगा। बट अगर आपको अपने डिजायर को अचीव करना है तो आपको एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। एक अच्छे थॉट्स एक सीड्स की तरह है जिसके अंदर एक पोटेंशियल होता है एक पेड़ को उगाने का, बट पेड़ तभी उगता है जब आप उस सीड को बोते हो और उस चीज को नर्चर करते हो, उस चीज को लगातार पानी देते हो, उसकी कंडीशनिंग करते हो। तो आपको अवॉइड करना है प्रोकास्टिनेशन को ताकि आप अपने डिजायर को अचीव कर पाओ। आठवां प्रिंसिपल जो आपको सक्सेस अचीव करने में मदद करेगा वो है परसिस्टेंट। ज्यादातर लोग एक्शन भी लेते हैं बट वो एक्शन को केवल तब तक लेते हैं जब तक कि कोई सिचुएशन अनफेवरेबल ना आ जाए। जहां पे डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है वहां पे वो गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको अपनी डिजायर अचीव करनी है, सक्सेस अचीव करनी है, तो उस चीज के लिए आपको गिव अप नहीं करना पड़ेगा। इस चीज के लिए कुछ चीजें आपकी मदद कर सकती हैं, जैसे कि आप अपने जो थॉट है
उसको रियलाइन करें अपने गोल्स के साथ, अपनी डिजायर के साथ। आप क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करें उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। आप उन चीजों को याद करें कि आपने ये डिजायर क्यों स्टार्ट करी थी, क्यों आपने ये एक्शन लिए थे। और इस चीज में आपको जो मदद करेंगे वो है आपका डेफिनेट प्लान। अगर आपने प्लानिंग करी है अच्छे तरीके से तो आप उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, आप गिव अप नहीं करोगे। तो इस चीज में आपकी जो मदद करते हैं वो आपके टीम मेंबर्स, जो आपकी माइंड सेट टीम है, वो भी आपकी मदद करती है आपके अलाइन करने के लिए। इसीलिए माइंडसेट टीम का हार्मोनियस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम ने गिव अप कर दिया, मे बी आप भी गिव अप कर दो, तो आप अपनी टीम में केवल उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करो जो आपके ऊपर बिलीव करते हैं, जो आपके आइडियाज के ऊपर बिलीव करते हैं। नौवां प्रिंसिपल जो ये बुक में बताती है जिससे हम अपनी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, वो है यूजिंग सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। हमारा ब्रेन स्टिमुलस पे काम करता है। जब हम अपने ब्रेन को ऑप्शन देते हैं फैक्ट्स और इमोशंस इन दोनों के बीच में चुनने का, तो हमारा ब्रेन हमेशा इमोशंस को चुनता है। कुछ इमोशंस हैं जो हमारे ब्रेन को एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण हमारा ब्रेन वो चीजें अचीव करने की क्षमता रखता है जो हम करना चाहते हैं। उन्हीं में से कुछ इमोशंस हैं, वो है सेक्स, लव, हेट, फियर। ये इमोशन में भी सेक्स सबसे टॉप इमोशन है। इसलिए कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नेपोलियन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी इस पावर को यूज नहीं कर पाते हैं बिफोर अपने 40 साल से, क्योंकि वो इस पावर को कभी यूज नहीं कर पाते। वो इस पावर को हमेशा अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। वो बताते हैं कि सेक्स का जो 3 मोटिव रहते हैं, पहले कि फर्स्ट अपनी ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना, सेकंड अपने फिजिकल और इमोशनल बैलेंस को बैलेंस करना, और तीसरा इसी पावर को यूज करके आप क्रिएटिव इमेजिनेशन कर सकते हो, जहां से कि आप उन चीजों को सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो जो आप ढूंढना चाहते हो। 10वां प्रिंसिपल जिसे हम यूज कर सकते हैं वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पावर है जिसको कि यूज करके हम वो चीज अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, फैक्ट्स के साथ उनको डिसीजंस ले सकता है। वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिंपली जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं, जो हम करते हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और उन चीजों को रिपीट करता रहता है। जब हम पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो उस टाइम पे हम कार कॉन्शियसली चलाते हैं, हम क्लच का ध्यान रखते हैं, उस टाइम हम स्टीयरिंग का ध्यान रखते हैं, उस टाइम हम ब्रेक्स का ध्यान रखते हैं। तो वो सारी चीजें हम कॉन्शियसली करते हैं। बट ओवर टाइम जब हम उस चीजों को रिपीट कर देते हैं काफी बार, तो वो चीजें हम अनकॉन्शियसली करते हैं। फिर हम उन चीजों को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास वो पावर रहती है कि जो चीजों को इमेजिन कर सकता है। जब हम बार बार अपने माइंड को कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो उन चीज़ों को हर जगह ढूंढता है। जैसे कि अगर जब आपकी कोई इच्छा रहती है कि मे बी आपको कोई कार चाहिए रेड कलर की, तो जब भी आप मार्केट में जाओगे तो आपको हर जगह वो दिख जाएगा रेड कलर का। 11th प्रिंसिपल जिसे वो ये बुक बताती है वो है यूजिंग योर ब्रेन। हमारा ब्रेन उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। हमारा ब्रेन उन चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। हमारा ब्रेन एज अ ट्रांसमीटर होता है जो इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को ट्रांसमिट करता है और सेम काइंड्स ऑफ थॉट्स को वो अट्रैक्ट करता है। अगर आप अच्छा सोचोगे, कुछ हार्मोनियस सोचोगे, तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप बुरा सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। हमारा ब्रेन हमेशा इमोशन को चुनता है ओवर फैक्ट्स। तो आप अपने इमोशंस को यूज कर सकते हो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। 12वां प्रिंसिपल जो बुक हमें बताती है वो है यूजिंग योर सिक्स सेंस। सिक्स सेंस को डेवलप करना काफी ही मुश्किल है, क्योंकि सिक्स सेंस को डेवलप करने के लिए आपको इससे पहले के सभी स्टेप्स को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, उन चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिक्स सेंस में जब आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस करते हो, मे बी आप अपनी डिजायर्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आपको उसके सॉल्यूशंस एक डेफिनेट पर्पस में मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और सिक्स सेंस डेवलप करना काफी ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए नेपोलियन बताते हैं कि इस चीज को डेवलप करना, इस चीज को यूज करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इसको डेवलप कर पा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फाइनल लेसन जो ये इन सब स्टेप्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा वो है ओवरकमिंग योर फियर। ज्यादातर लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं, अपनी डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फियर। नेपोलियन 6 टाइप्स ऑफ फियर के बारे में बात करते हैं। पहला फियर है फियर ऑफ पॉवर्टी।
जहां पे लोग गरीबी से डरते हैं। सेकंड फियर होता है फियर ऑफ इल हेल्थ, ज्यादातर लोग अपनी हेल्थ के लिए फियर करते हैं। तीसरा रीजन है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, जहां पे लोग ये सोचते हैं अपने बारे में कि लोग उनकी आलोचनाएं करेंगे, उनकी बुराइयां करेंगे। चौथा जो फियर का कारण है वो है फियर ऑफ मिसिंग द लव्ड वन, अपने जो प्रियजन होते हैं उनको खोने का डर चौथा सबसे बड़ा फियर है। पांचवा फियर है फियर ऑफ ओल्ड एज, कि आप बूढ़े हो जाओगे और आप अपनी हेल्थ को प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाओगे, वो है पांचवा फियर। एंड लास्ट फियर है वो है फियर ऑफ डेथ। अगर आपको इन सब फियर से बाहर निकलना है तो आपको यूज करना पड़ेगा अपना सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जैसे कि इससे पहले लेसन ने बताया कि हमारा माइंड उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करता है जिनके बारे में हम सोचते हैं। अगर आप फियर के बारे में सोचोगे तो आप हमेशा फियर को ही अट्रैक्ट करोगे। इसके बजाय अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। फिर आपके ये फियर हैं वो फेलियर्स में तब्दील नहीं होंगे। और आपको फियर को ओवरकम करना है तो फियर के लिए आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना होगा, एक विश्वास रखना पड़ेगा, एक फेथ डेवलप करना पड़ेगा। इस बुक का जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये कि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो उस चीज के लिए आपको पहले अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप करनी पड़ेगी, और उस डिजायर को आपको अपने विश्वास के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आप इन डिजायर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ऑटो सजेशन की मदद से। बार बार जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं अपने माइंड के अंदर, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, और जहां पे हमारी डिजायर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको अपनी डिजायर के साथ साथ अपने स्पेशलाइज नॉलेज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आपको वो स्पेशलाइज नॉलेज लेना पड़ेगा, उस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपके पास वो स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है तो आपको वो नॉलेज के लिए अपनी टीम में उन लोगों को लाना पड़ेगा जिनके पास वो नॉलेज है। इसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज, जिससे कि आप अपनी जो डिजायर है उसको एक शेप दे पाए, उस चीज को एक फिजिकल फॉर्म में ला पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। साथ ही साथ आपको अपनी टीम में उन लोगों को लाना पड़ेगा जो आपको एनकरेज करें, आपके जो डिजायर है उसमें बिलीव करते हैं, उन लोगों को अपनी टीम में रखना पड़ेगा। फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा प्रोकास्टिनेशन, क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि वो चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग एक्शन लेते हैं बट वो उनके एक्शन वहां पे रुक जाते हैं जहां पे सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में नहीं होते हैं। तो आपको परसिस्टेंस रखना पड़ेगा, अपने विल पावर का यूज करना पड़ेगा, लगातार एफर्ट डालने पड़ेंगे। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो बुक में बताई है वो है यूजिंग द सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन फॉर क्रिएटिव इमेजिनेशन। हमारा ब्रेन हमेशा इमोशंस की तरफ ज्यादा काम करता है। इमोशन हमारे ब्रेन को एक हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पे वाइब्रेट करता है, जहां पे हम अपने ब्रेन को यूज करके क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज कर सकते हैं। हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिन चीज़ों को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। तो अगर हम अपने डिजायर्स के बारे में सोचेंगे तो हम अपने डिजायर्स के सॉल्यूशंस उसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में जानेंगे। इस चीज़ के लिए अपने ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं। हमारा ब्रेन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का काम करता है। जब हमारा ब्रेन एक हायर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है या हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है तो उस टाइम पे हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिन चीज़ों को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हमें ओवरकम करने पड़ेंगे उन फियर्स को जिनसे कि हमारा जो सक्सेस है, जो हम स्टेप्स हैं, जो हमारा एक्शन प्लान है उस चीज़ को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा और हम इन सब चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप मेरी और भी बुक्स की समरीज पढ़ सकते हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मेरी वेबसाइट thelifelonglearning.com उस पर जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स की समरीज हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। एंड वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।